एवरीवन, आज हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ प्लानिंग, जो कि यूनिट है हमारी फोर्थ यूनिट, इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्लान्स हम समझेंगे। टाइप्स ऑफ प्लान्स में दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, एक तो है स्टैंडिंग प्लान और एक है सिंगल यूज प्लान। देखिए, स्टैंडिंग प्लान जो है एक ऐसा प्लान है जो एक बार हमने बना दिया तो उसे हटाने की ज़रूरत नहीं है, वो लगातार यूज होता रहता है। तो ये हैं उसके अलग अलग टाइप्स, जैसे ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, मेथड। और सिंगल यूज प्लान में ये दो प्लान्स आते हैं। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में, और ऐसे करेंगे जिससे कि टर्म्स का इस्तेमाल करते हुए कि अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो हम इसका आंसर आसानी से दे सकें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्टैंडिंग प्लान क्या है, या रिपीटेडली यूज प्लान भी बोलते हैं इसे। ये क्या होता है? जैसा कि नाम इसका सजेस्ट करता है, ये एक ऐसा प्लान है जो फॉर्मुलेटेड वंस एंड रिपीटेडली यूज्ड। एक बार इसको हमने बना दिया तो लगातार हम इसको यूज करते रहते हैं, और इसमें हम थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। और ये मैनेजर को गाइड करने का काम करता है। अगर आप देखो, इट हेल्प्स टू गाइड द मैनेजर। मैनेजर को हर समय गाइड करता रहता है। तो स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर जितना भी हम पढ़ेंगे, आप देखोगे ये गाइड करने का काम करता है मैनेजर को। और एंड दैट इज वाई इट इज सेड दैट स्टैंडिंग प्लान इज अ स्टैंडिंग गाइड टू रिकरिंग प्रॉब्लम्स। तो स्टैंडिंग प्लान क्या है? स्टैंडिंग गाइड है रिकरिंग प्रॉब्लम्स के लिए। तो इट ऑलवेज हेल्प मैनेजर्स टू टेक सम डिसीजंस। ओके, नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सच टाइप ऑफ प्लान? लाइक स्टैंडिंग प्लान के फीचर्स क्या है? एक तो रेकरिंग इन नेचर है। आप देखोगे अक्सर ये इस तरह के प्लान्स जो हैं हम यूज करते रहते हैं, आते रहते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए बनाया जाता है, ध्यान रहे। हमेशा जो स्टैंडिंग प्लान्स जितना भी हम पढ़ेंगे, ये सब लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए बनाए जाते हैं। आप अगर सिंपल भाषा में मैं बताऊं आपको, तो ये जितने भी हैं ये सब लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए बनाए गए हैं। ठीक है। और फिर आ जाता है डेवलप्ड वंस कैन बी मॉडिफाइड लेटर। एक बार हमने इसे डेवलप कर लिया इस तरह के प्लान्स को, तो हम बाद में इनमें बदलाव कर सकते हैं। और फिर लास्ट है कि बेस्ड ऑन मेन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। यानी कि कोई भी हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं ये सारे के सारे प्लान्स। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्टैंडिंग प्लान के जितने भी तरह के प्लान्स होते हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? हर एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है, और वो चाहती है कि वो अचीव करे अपने बिजनेस के टारगेट को। तो इसीलिए इसे एंड फॉर द अचीवमेंट कहा जाता है, क्योंकि बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एंड रिजल्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ कि अगर एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है कि वो 10% अपने सेल को बढ़ाना चाहती है, तो ये उसका एंड रिजल्ट है, क्योंकि ये एंड में ये रिजल्ट चाहती है। साल के एंड में वो चाहती है कि 10% का सेल उसका किसी भी तरह से बढ़ जाए। तो ये इसीलिए इसको एंड रिजल्ट माना जाता है, ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन गोज ऑन वर्किंग, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन करती रहती है काम। फिर इसको डिज़ाइन जो किया जाता है, ये फ्यूचर पोजीशन को ध्यान में रख के किया जाता है कि फ्यूचर में क्या करना चाहती है मैनेजमेंट, और कहाँ पहुँचना चाहती है। दैट द मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच, कहाँ पहुँचेगी फ्यूचर में, उसका क्या पोजीशन रहेगा। और ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप होता है प्लानिंग प्रोसेस का। पीछे आपने प्लानिंग प्रोसेस पढ़ा हुआ है, तो आपने देखा था कि प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ही आता है। तो जब भी कोई प्लानिंग की जाती है, तो सबसे पहला स्टेप है उसका होता है ऑब्जेक्टिव। उसे ऑब्जेक्टिव तय करना पड़ता है, और ये एंड रिजल्ट भी होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि दे हैव हायरार्की। आप देखोगे ऑब्जेक्टिव्स में हायरार्की होती है कि पहले ये काम किसके द्वारा किया जाना है, फिर कैसे आगे प्रोसीजर बढ़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जब ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों होता है। तो इसीलिए इसमें हायरार्की बनाई जाती है कि अगर कोई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है तो उसमें सबसे पहले एक साल में कितना अचीव करेंगे, फिर अगले साल कितना अचीव करेंगे। तो इस तरह हायरार्की इसकी डिसाइडेड होती है। अब हम आ जाते हैं फीचर्स की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के फीचर्स क्या हैं? हमेशा याद रखना, जब भी आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सा प्लान है, तो ऐसे में ये बड़े काम आते हैं। या आप जो देख रहे हो ना, अभी हम आगे जब भी डिस्कस करेंगे, फीचर्स को बहुत ही ध्यान रखना है। और ये जो हाईलाइटेड किया है, इनके अगर टर्म्स को आपने याद रखा तो आप कभी भी गलत नहीं जाओगे, हमेशा आइडेंटिफाई सही करोगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स के फीचर्स हैं स्मार्ट, और माना जाता है ऑब्जेक्टिव स्मार्ट है। इसको याद रखने के लिए मैंने बनाया है। आप स्मार्ट का मतलब है एस फॉर स्पेसिफिक। हमेशा देखोगे ऑब्जेक्टिव जो है ना, ये स्पेसिफिक होते हैं। जैसे 10%, 8%, या एकदम स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव तय किए जाते हैं, तो अंदाजा नहीं लगाया जाता, एकदम स्पेसिफिक रहता है कि हमें इतना टारगेट को अचीव करना है।
फिर है मेजरेबल। हमेशा आप देखोगे ऑब्जेक्टिव्स मेजरेबल होना चाहिए, यानी कि वी शुड बी एबल टू मेजर इट, लाइक इन क्वांटिटेटिव टर्म्स लाइक 10%, 8%, 5%। देन कम्स अचीवेबल। ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी अचीवेबल, यानी कि जब भी ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है तो अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि अचीव ही ना हो सके। यानी जैसे अगर मान लो कोई कंपनी ऐसे बेतुका ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकती है जो अचीव ना किया जा सके। तो हमेशा ऑब्जेक्टिव बनाते समय ऐसा ऑब्जेक्टिव रखा जाता है जो अचीव किया जा सके रियल लाइफ में। फिर है रिजल्ट ओरिएंटेड। हमेशा याद रखना है ऑब्जेक्टिव जो है रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, एक रिजल्ट को अचीव करने के लिए बनाया गया होता है। और लास्ट में आता है टी से टाइम बाउंडेड। हमेशा ये टाइम बाउंडेशन होती है इसके अंदर। एक एग्जांपल से समझते, देखिए एग्जांपल है ऑब्जेक्टिव का, इंक्रीज इन सेल बाय 10% बाय 6 मंथ्स। यानी कि सेल में 10% से बढ़ाना 6 मंथ्स के अंदर। अगर आप देखो तो ये स्पेसिफिक भी है, क्योंकि स्पेशली बोला हुआ है कि सेल को बढ़ाना है। फिर मेजरेबल भी है। क्यों मेजरेबल है? क्योंकि 10%, तो हम इसको मेजर कर सकते हैं। अचीवेबल, बिल्कुल देखने से लग रहा है कि ये 6 महीने में 10% अचीव किया जा सकता है। फिर है रिजल्ट ओरिएंटेड। आप देखो रिजल्ट को अचीव करने के लिए किया गया है। और टाइम बाउंडेशन भी आप देख सकते हो बाय 6 मंथ्स। तो इससे पता चलता है कि ये सारे ऑब्जेक्टिव्स की ये खूबियां हैं। और कभी भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़े तो स्मार्ट याद रखो। ये मुझे लगता है कि आप लंबे समय तक इसे याद रख सकते हो। फिर आता है स्ट्रैटेजी। देखिए दूसरा जो इसका प्लान है वो है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या है? इट रिफर्स टू फ्यूचर डिसीजंस। अगर आप देखो स्ट्रैटेजी हमेशा फ्यूचर डिसीजंस को ध्यान में रख के बनाई जाती है। आप कभी भी देखोगे जब भी हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो फ्यूचर को ध्यान में रख के बनाते हैं। एंड इट इज़ कम्प्रिहेंसिव। देखो इसको कम्प्रिहेंसिव माना गया है। क्यों? क्योंकि अगर आप स्ट्रैटेजी देखोगे ना तो बहुत ही कम्प्रिहेंसिव तरीके से बनाया जाता है। बहुत ही स्ट्रैटेजी बहुत लंबे समय के लिए बनाई जाती है। और क्योंकि ये काउंटर करने के लिए बनाई जाती है अपने ओपोनेंट्स को। आप देखो प्रिपेयर टू काउंटर द प्रोबेबल मूव्स ऑफ द ओपोनेंट। जो आपकी विपक्षी कंपनी है, जो आपका कंपिटिटर कंपनी है, उसको हराने के लिए या उसको compete करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई जाती हैं। तो इसीलिए माना गया है कि ये ओपोनेंट को हराने के लिए है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा कंप्रिहेंसिव होती है कि उसमें पूरा एक एक करके डिटेल में डिस्कशन किया गया होता है। इनिशियली इट वाज यूज्ड फॉर रेफरेंस टू वार। अगर आप देखो इसको वार से संबंधित एक्चुअली क्या है, अगर आप देखो आपने महाभारत देखा है, उसके अंदर आप देखोगे जब भी लड़ाई होती थी तो डेली बेसिस पे वो लोग स्ट्रैटेजी बनाते थे इवनिंग में। जैसे एक बार सूर्य जब निकलता है उसके बाद ही वार होता था, तो उसमें वो स्ट्रैटेजी बनाते थे इवनिंग में। तो ये वार से रिलेटेड है। कभी भी आपको लगता है कि कोई कंपनी अपने कंपटीटर को हराने के उद्देश्य से बना रही है या उससे चैलेंज लेने के लिए कर रही है, compete करने के लिए कर रही है, तो फिर समझ जाइए कि वो स्ट्रैटेजी ही है। और फिर एक और चीज़ है, जनरली मेड टू फाइट चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। हमने पढ़ा हुआ है कि बिजनेस के जो एनवायरनमेंट है इसमें बदलाव आते रहते हैं और बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। तो इससे बचने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कंपनी के द्वारा। और इसका एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। आप देखो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो बिजनेस बनाती हैं मार्केटिंग करने के लिए। अब इसके फीचर्स क्या हैं? ये फीचर्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बेसिकली जब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें ये बड़ा हेल्प करते हैं। तो देखिए वन बाय वन। सबसे पहले इट इज़ कम्प्रिहेंसिव प्लान। हमने डिस्कस कर लिया, ये बहुत ही विस्तृत होता है और हर चीज़ इसमें डिटेल्स डिस्कस करना पड़ता है। स्ट्रेटजी बनाते समय छोटी छोटी चीज़ों को हमें नोट करके और पॉइंट आउट करना होता है। जैसे आप देखोगे महाभारत के अंदर भी जब स्ट्रैटेजी बनाई जाती थी तो ये होता था, जैसे अभिमन्यु को मारना है या मतलब हराना है किसी को, तो आप देखोगे युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए किस तरह से कम्प्रिहेंसिव प्लान किया था उन्होंने। उन्होंने क्या किया था, स्ट्रैटेजी बनाई थी कि अर्जुन को दूर ले जाया जाएगा और फिर मारा जाएगा, मतलब पकड़ लिया जाएगा। तो ये इस तरह से कम्प्रिहेंसिव होता है, एक एक पॉइंट्स जो हैं डिटेल में डिस्कशन होते हैं उसमें। फिर है फॉर्म, इसी तरह से कंपनियां भी करती हैं। फिर है फॉर्मुलेटेड फॉर सॉल्विंग चैलेंजिंग एंड अनफोर्सीन प्रॉब्लम्स। इसको इसमें जो आइडियाज आती हैं दिमाग में मैनेजर्स के, वो आती हैं कि जो अनफोर्सीन प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व आउट किया जाए, कैसे अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इन सब चीज़ों को लेके डिस्कशन होते हैं। और इट इज़ टेम्प्ररी इन नेचर, ये हमेशा टेम्प्ररी होती है। आप देखो स्ट्रैटेजी आपने एक बार बना ली तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि लॉन्ग टर्म में वैसे ही करते रहोगे, लेकिन इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है। बट ये है कि स्ट्रैटेजी जो है लंबे समय तक हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए स्ट्रैटेजी को ये भी कहा जाता है कि ये ना तो स्टैंडिंग प्लान है और ना आप देखोगे रिपीटेड प्लान है। तो ये कई बार बोलते हैं लेकिन ये हम इसको
इसी कैटेगरी में मानेंगे कि ये एक टेम्पररी इन नेचर है। और फिर आता है इट एलोकेट्स ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। ये क्या करता है, एलोकेट करता है ह्यूमन रिसोर्सेज का, यानी स्ट्रेटजी के अंदर एलोकेशन किया जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज का। और कंटिंजेंट फैक्टर्स आर मोस्टली एक्सटर्नल, इसके अंदर जो कंटिंजेंट फैक्टर्स हैं ये ज़्यादातर बाहर के होते हैं, यानी स्ट्रैटेजी जो बनाई जाती है बाहरी लोगों के लिए बनाई जाती है, अपने बिजनेस के लोगों के साथ compete करने के लिए नहीं बनाई जाती। हमेशा जो बाहर की जो कंपनियां हैं, जो आपके कंपिटिटर हैं बिजनेस के, उनको टैकल करने के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट आता है पॉलिसी। तो हम लोगों ने ये दो डिस्कस कर लिया है, ऑब्जेक्टिव्स कर लिया, स्ट्रैटेजी कर लिया। अब हम आ जाते हैं पॉलिसी पे। नेक्स्ट है पॉलिसी। देखिए पॉलिसी क्या है, ये जनरल गाइडलाइन है। हमेशा याद रखिए जो पॉलिसी एक तरह का टाइप ऑफ प्लान है जो जनरली जो गाइड करती है, यानी कि इसके पीछे एक कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता है, बस एक पॉलिसी बना दी जाती है टॉप लेवल के द्वारा और इसको मानना पड़ता है। देखिए अगर आपके दिमाग में कई बार आएगा स्पेसिफिक गाइडलाइन और जनरल गाइडलाइन में क्या है, जनरल गाइडलाइन बस एक जनरल फॉलो किया जाता है और एकदम थोपा नहीं जाता, लेकिन इसको फॉलो किया जाता है बड़ा स्ट्रिक्टली, और इसके पीछे कोई खास वजह नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशन ने बस कर दिया होता है और इसके पीछे लॉजिक नहीं ढूंढा जाता। दे प्रोवाइड डायरेक्शन। हमेशा देखोगे पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं ये डायरेक्शन देती हैं, यानी कि अगर मैनेजर काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उनको एक दिशा दिखाती है कि आपको इस तरफ जाना है, ऐसे करना है। और हमेशा याद रखिए पॉलिसी जो है ना ये फ्लेक्सिबल इन नेचर है, ज़रूरत पड़ने पे हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सेलिंग गुड्स ऑन कैश बेसिस ओनली। आप देखोगे दुकानों में कई बार दुकानों में अलग अलग पॉलिसी होती हैं, तो कुछ दुकान ये पॉलिसी को फॉलो करती हैं कैश बेसिस ओनली, या फिर कई बार ऑर्गेनाइजेशन रिजर्विंग सम पोस्ट फॉर विमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विमेन के लिए पोस्ट के लिए अलग से रिजर्वेशन कर दिया जाता है। तो ये सब पॉलिसी होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब कल को कोई पूछ सकता है कि हर कोई तो इक्वली हर चाहे मेल हो या फीमेल हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो फिर अलग से विमेन का पोस्ट क्यों रखा गया है, रिजर्व करा गया है। तो इसके पीछे कोई खास लॉजिक नहीं बता सकती, बस ये है कि कंपनी जो है ये जनरल गाइडलाइन है। हो सकता है कंपनी ये चाहती हो कि वुमेन्स को ज़्यादा प्रमोट किया जाए और उनको एम्पावरमेंट किया जाए, तो ये एक रीज़न हो सकता है, लेकिन एकदम लॉजिक नहीं होगा इसके पीछे कि एकदम यही लॉजिक है इसी वजह से हमने की है। तो इसीलिए पॉलिसी जो है जनरल गाइडलाइन मानी जाती है। अब हम आ जाते हैं इसके फीचर्स डिस्कस करेंगे। फीचर्स क्या हैं, देखिए सबसे पहले पॉलिसी में इसमें कंटिंजेंट फैक्टर्स आर मोस्टली इंटरनल। इसको अब समझना होगा हमें। कंटिंजेंट फैक्टर्स आर मोस्टली इंटरनल का मतलब है जब भी पॉलिसी बनाई जाती है तो जो ध्यान रखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन के, हमेशा आप देखोगे पॉलिसी ना जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए बनाई जाती है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लिए बनाई जाती है पॉलिसी। यानी कि जितनी भी, अब जैसे स्कूल्स में भी देखो आप, पॉलिसी होती है हर एक स्कूल की। जैसे लाइब्रेरी में आप जाओगे तो आप देखोगे वहाँ पे पॉलिसी होती है साइलेंस रखना है, वहाँ पे बोलना नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने पॉलिसी, स्कूल्स के पॉलिसीज होते हैं। तो यहाँ पे क्या इंटरनल होता है और ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का पॉलिसी होता है, बाहर वालों के लिए नहीं होता। और फिर है इट इज़ अ जनरल स्टेटमेंट, हमने डिस्कस कर लिया। ये फ्लेक्सिबल है, ये हमेशा बदलाव किया जा सकता है। अगर कभी ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि पॉलिसी में कुछ बदलाव की ज़रूरत है तो उसको हमेशा किया जा सकता है। ये नहीं भूलना है हमें कि हम स्टैंडिंग प्लान पढ़ रहे हैं और ये एक बार बन जाता है तो चलता रहता है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि इसके अंदर बदलाव किया जा सकता है। फिर है इट इज़ रिलेवेंट फॉर हायर लेवल्स। हमेशा याद रखना है पॉलिसी जो है ये हमेशा हायर लेवल्स के लिए बनाई जाती हैं। पॉलिसी हमेशा देखोगे जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पॉलिसीज बनाते हैं। इट इज़ फॉर्मुलेटेड बाय एवरी मैनेजर। हर एक मैनेजर के दिमाग में ये आइडिया आती है और वो ईजाद करता है पॉलिसी को। तो हमेशा आप देखोगे इसको फॉलो करता है मैनेजर, ठीक है, पॉलिसीज़ को, और बनाता भी है उसी के अंदर। ये दिमाग आता है, आइडियाज़ आती हैं कि ऐसे पॉलिसी बनाया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव रखने के लिए। और एक और है कि इट इज़ डिराइव फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए ही इसको बनाया जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल किए जा सकें। इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो, जैसे कैश बेसिस ओनली एक पॉलिसी है, तो आप देखोगे दुकान में क्या होता है, खास करके हमारे कंट्री के अंदर लोगों को हैबिट हो जाती है बस उधार लेते जाएंगे और लास्ट में फिर गड़बड़ हो जाएगी। अभी लेटेस्ट अगर देखो तो बहुत सारे दुकानदार, क्योंकि उधारी बहुत चलती है, कैश बेसिस की जगह नहीं फॉलो करते कई लोग, तो उसमें क्या होता है अब सब मजदूर भाग गए हैं, अब उनसे पैसे वसूल नहीं किए जा सकते हैं। जो छोटी छोटी आपके घर के आसपास आप देखते हो दुकान होती हैं वो लोग उधार चलाते हैं
और सडनली वो चले जाते हैं वहाँ से, अब वो आएंगे नहीं तो कहाँ से पैसे चुकाएंगे। तो इसीलिए मैनेजमेंट क्या करती है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए पॉलिसी बनाती है। जैसे मान लो किसी ने पॉलिसी बना रखा है कि मैं कैश बेसिस ही लूँगा, यानी कि मैं उधार नहीं दूंगा, तो उससे क्या होता है, उसको बार बार कोई भी कितना भी जानकार कस्टमर होगा उसको बोलेगा सर हमारी पॉलिसी है, हम उधार नहीं देते किसी को। तो उससे क्या होगा, एक तरह से उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होगा, उसको धोखा नहीं होगा आगे चल के। तो ये पॉलिसी है, यही सब इसीलिए बनाए जाते हैं। फिर आ जाता है प्रोसीजर। देखिए प्रोसीजर जो है ये भी एक तरह का प्लान है जो स्टैंडिंग प्लान में आता है। तो सबसे पहले ये प्लान में क्या होता है, डिटरमिन द सिक्वेंशियल स्टेप्स। इसको अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, यानी हर एक ऑर्गेनाइजेशन जब प्रोसीजर को फॉलो करती है तो स्टेप बाय स्टेप करती है, एक सिक्वेंशियल तरीके से किया जाता है। एंड इट इंडिकेट्स विच वर्क इज टू बी डन इन विच सिक्वेंस या विच वे, कौन सा काम किस तरह से किया जाएगा ये इसमें बताया गया होता है। एंड दे हेल्प इन परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। अगर आप देखो प्रोसीजर का काम ही यही होता है कि आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है और आप काम जल्दी से कर सकते हो। प्रोसीजर जो है गाइड टू एक्शन, ये गाइड करता है किसी काम को कंप्लीट करने में, अंजाम देने में। अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, प्रोसेस अडॉप्टेड इन सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय। आप देखोगे एम्प्लॉय को सिलेक्शन करते समय बहुत सारा प्रोसीजर होता है। जैसे पहले उसका आप एप्लीकेशन भरवाओगे फॉर्म, यानी कि उसे रिक्रूट करोगे। फिर उसके बाद अलग अलग स्टेप्स होते हैं कि आपको उसको फिर सिलेक्शन करने के लिए पहले आपको अलग अलग एग्ज़ाम लेने होंगे, उसका आईक्यू टेस्ट लेना होगा। और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके से अपना प्रोसीजर तैयार करती है। जैसे आप देखोगे एनडीए में प्रोसीजर है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया बहुत अलग होता है, कई दिन तक वो लोग एक स्टेप बाय स्टेप करते रहते हैं, प्रोसीजर होता है उनका अपना। तो इसी तरह से एम्प्लॉय को सिलेक्शन करने के लिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना क्राइटेरिया होता है। पहले वो टेस्ट कंडक्ट करते हैं, फिर उसमें क्लियर होने के बाद कुछ लोगों को चुनते हैं, फिर उनका आपस में इंटरव्यूज़ होते हैं और ऐसे एक प्रोसेस के थ्रू चुना जाता है। तो ये प्रोसीजर है, हर एक ये प्लानिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन की। अच्छा इसके फीचर्स क्या हैं, इट हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में बड़ा हेल्पफुल होता है। तो याद रहे, पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा ऐसा प्लान है जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है, तो आंसर क्या होगा, प्रोसीजर। दे आर एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म्स, इसको हमेशा हम स्पेसिफिक टर्म्स में हम एक्सप्रेस करते हैं। जैसे प्रोसीजर है, जैसे मान लीजिए कॉलेज में एडमिशन का एक प्रोसीजर होता है कि आपको पहले मार्कशीट जमा करनी पड़ेगी, मतलब उसके मार्क्स फोटोकॉपी, फिर उसके बाद एक लिस्ट निकलेगी, इतने इतने मार्क्स वालों को लिया जाएगा। तो ये स्पेसिफिक टर्म्स हैं। अब इसमें कोई प्राइम मिनिस्टर का बेटा भी होगा और मेरिट में नहीं आ रहा है तो उसको सिलेक्शन उस कॉलेज में नहीं किया जा सकता है, ये स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई मंत्री का बेटा है और उसके मार्क्स हैं 50% और आपके हैं 70%, तो आप ही को लिया जाएगा, उसको नहीं लिया जाएगा। ये स्पेसिफिक टर्म्स होता है, ऐसे में बदला नहीं जा सकता है इसको। फिर है इट हैज़ नो फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। प्रोसीजर में जो रूल, जैसे मान लीजिए कॉलेज का प्रोसीजर है कि हम पहले जो मेरिट बनाएंगे ऐसे ऐसे बेसिस पे बनाएंगे, अगर कोई स्पोर्ट्स कोटा का बच्चा हुआ तो उसको 10% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इस तरह से बन गया प्रोसीजर, तो उसको बीच में नहीं बदला जाएगा, जब उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो उसको फॉलो किया जाएगा। तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, याद रखना है। और इट इज़ रिलेवेंट फॉर लोअर लेवल्स, हमेशा लोअर लेवल्स के लिए ज़्यादा रिलेवेंट होता है। एंड इट में कट अक्रॉस द फंक्शनल लाइन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या होता है, जो फंक्शनल लाइन से होती है ना ऑर्गेनाइजेशन की, ये कट अक्रॉस कर सकता है। एक एग्जांपल से समझ सकते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कैसे, जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी एम्प्लॉय ने कंप्लेन किया कि ये सामान टूट फूट गया है और इसको सही कराना है, तो ये कंप्लेन हमेशा अपने सीनियर्स को करेगा वो, ठीक है। तो सीनियर्स जो हैं उसको फिर इवेल्युएट करेंगे और देखेंगे कि जो उसने कंप्लेन किया है क्या वो बनाने लायक है या नया चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जो सामान टूटा है अगर बनाने लायक होगा तो वो बनाएंगे, और नहीं तो नया करना है तो उसे नया करेंगे। और उसके बाद फिर उसे वेरीफाई करेंगे उसी से जिसने कंप्लेन की है। तो यहाँ आपने नोट किया, मतलब जो टॉप लेवल है वो उसके कहने के हिसाब से कर रहा है, ठीक है, और उसी से वेरिफिकेशन ले रहा है। तो इसीलिए ये कट अक्रॉस द लाइन्स है। तो प्रोसीजर की खास बात होती है, ये एक कंपनी का प्रोसीजर है कि कंपनी को ऐसे ही करना पड़ेगा, जिसने कंप्लेन किया उसी से वेरिफिकेशन लेना पड़ेगा कि सर जो आपने कंप्लेन किया था क्या वो अचीव हो गया, क्या वो प्रॉपर तरीके से काम अब कर रहे हैं। क्योंकि ये काम किसने कराया है, टॉप लेवल ने, लेकिन पूछ किससे रहा है, लो लेवल से। तो ये कट अक्रॉस द लाइन्स है। तो प्रोसीजर की यही एक अच्छी बात होती है कि इसके अंदर जो प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं
ये प्रोसीजर्स इसीलिए लोअर लेवल्स के लिए बनाए जाते हैं, तो ये बेसिकली लोअर लेवल्स के लिए रेलेवेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है रूल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर, लेकिन आसान बहुत है। सबसे पहले तो रूल्स जो है ना, गाइडलाइन फॉर एक्शन, गाइड करता है काम को कंप्लीट कराने में। दूसरा है स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, इसके पीछे एक लॉजिक होता है। कोई भी रूल जब बनाया जाता है तो इसके अंदर ये स्पेसिफिक है, मतलब क्या, टेल व्हाट इज टू बी डन, ये बताता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, और कौन सी सिचुएशन में क्या स्टेप हमें लेना है, ये रूल में बताया जाता है। जैसे कि ये अगर आप देखो, जैसे एग्जाम्पल से मैं समझाऊं तो रूल्स होते हैं ना, जैसे हम ट्रैफिक को वायलेट करते हैं तो रूल्स होते हैं कि अगर आपके पास मान लीजिए पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है व्हीकल का तो उसका इतना चालान होगा, अगर आप लाइसेंस नहीं है तो इतना चालान होगा, अगर आपने किस तरह का वायलेशन किया उसके हिसाब से रूल्स बनाए गए हैं और आपको उतना ही चार्ज दिया जाता है, और उसके पीछे एक वैलिड रीज़न होता है। और अगर आप नहीं मानोगे तो फिर कोर्ट आपको फैसला सुनाएगी उसी रीज़न को रखते हुए। तो इसीलिए आप देखोगे ये सब चीज़ें होती हैं। दे हेल्प इन इंडिकेटिंग विच पॉइंट्स इज टू बी केप्ट इन माइंड वाइल परफॉर्मिंग टास्क, ये बताता है कि कोई भी काम को करते समय क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अच्छा, रूल सबसे ज़्यादा रिजिड माने गए हैं, क्यों? क्योंकि एक बार ये बना दिए तो इसको बड़ा सख्ती से लागू किया जाता है और फॉलो किया जाता है। और क्यों बनाया जाता है रूल्स? डिसिप्लिन को इंश्योर करने के लिए। यानी कि रूल्स इसलिए बनाया जाता है कि डिसिप्लिन रखा जा सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, नो स्मोकिंग इन द ऑफिस प्रेमिसेस। ऑफिस में के अंदर स्मोकिंग वायलेशन होता है, तो कोई भी अगर करेगा तो इसके ऊपर उसे पेनल्टी लगेगी। एक और चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रूल्स के अंदर अगर कोई फॉलो नहीं करेगा तो पेनल्टी लगती है, लेकिन अगर पॉलिसी को कोई फॉलो नहीं करेगा तो उस पर पेनल्टी नहीं लगेगी। जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी आप जाते हो तो वहाँ लिखा रहता है कीप साइलेंस, ये जनरल गाइडलाइन है, मतलब अगर आप इसको नहीं फॉलो करोगे तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन ऐसा आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इसको फॉलो करो। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है कि लाइब्रेरी में हर कोई अपनी अपनी बुक्स पढ़ रहा होता है, अगर बात करेंगे तो सब डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, और एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे ये मेंटेन करना जरूरी है। लेकिन रूल को सख्ती से लागू किया जाता है और पेनल्टी होती है। अब देखिए इसके फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला, इट इज़ स्पेसिफिक इन नेचर। अगर आप, हमने डिस्कस कर लिया कि ये स्पेसिफिक होते हैं। इट इन्वॉल्व्स पेनल्टी, अगर कोई इसे नहीं मानेगा तो पेनल्टी लगेगी। इट हैज़ कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है, रूल्स में हमेशा कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, और ये रिजिड होता है, हमने डिस्कस कर लिया। और ये बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। देखिए पॉलिसी कभी नहीं बताती है कि क्या नहीं करना है और क्या करना है, मतलब वो जनरल गाइडलाइन है, मतलब वो जनरली आपको गाइड तो करती है लेकिन एकदम स्पेसिफिक नहीं रहती। और रूल्स में आपको स्पेसिफिकली बताया जाता है कि ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं करोगे तो आपके ऊपर पनिशेबल एक्ट में आप आओगे। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट मेथड। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ बता दूं, अब जैसे एग्जाम्पल, अगर हम करंट एग्जाम्पल लें तो आप देखो कि कोरोना हो रखा है और इससे गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दिए हैं, तो रूल्स बनाए हैं ना कि अगर कोई मान लो मास्क दिल्ली में नहीं पहनेगा, क्योंकि यहाँ पे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो दिल्ली में कोई मास्क नहीं पहनेगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, आपको पता है स्प्रेड होगा बहुत तेजी से। तो इसके रूल बना दिए गए। रूल क्या बनाए कि अगर कोई फॉलो नहीं करेगा तो उसको पेनल्टी होगी, 500 रुपीज़ उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे, और अगली बार पकड़ा जाएगा तो उसको 1000 चार्ज लगाया जाएगा। तो ये रूल है, ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, इसीलिए ये रिजिड है और इसको बदला बार बार चेंज नहीं किया जा सकता। एक बार बना दिया तो बना दिया, अब इसको सख्ती से लागू करना चाहिए जिससे कि लोगों के अंदर डिसिप्लिन आए। नहीं तो आप देख ही रहे हो कितना डिसिप्लिन है दिल्ली में, तो और सिर्फ दिल्ली की क्यों, पूरा जितने भी स्टेट्स हैं सबकी यही हाल है। नेक्स्ट है मेथड। मेथड एक जो है स्टैंडिंग प्लान का ही टाइप ऑफ प्लान है। अगर आप इसमें देखो, मेथड्स जो होते हैं ये स्टैंडर्डाइज वे है, मैनर है किसी काम को कंप्लीट करने का। किसी भी टास्क को अगर आपको पूरा करना है तो इट इज़ अ स्टैंडर्ड वे ऑफ, हर एक काम को करने के अलग अलग मेथड होते हैं, तो कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा वही मेथड चुना जाता है, और कौन सा मेथड जल्दी काम को करवा देगा और मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट पे कराएगा उसको कंपनी चुनती है। मेथड्स आर फ्लेक्सिबल, हमेशा याद रहे मेथड्स जो है ना फ्लेक्सिबल माने जाते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, कह रहा है कि वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रेन इट्स एम्प्लॉयज लाइक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने मेथड यूज करती है ट्रेन करने के लिए, ये हम आगे चल के टॉपिक में बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर
एक मास्टर होता है, यानी कि एक एम्प्लॉई होता है जो बहुत पुराना होता है और उसको हर एक चीज़ की नॉलेज होती है। तो उसके साथ जो नया जो सेलेक्ट होता है ना, कोई एम्प्लॉई जिसको चुना गया होता है जॉब के लिए, उसको उसके साथ रख दिया जाता है और वो अपने मास्टर से सीखता रहता है। पहले वो ऑब्जर्वर होता है, अपने मालिक को, वो मास्टर को देखता है कैसे काम कर रहा है, और उसके बाद धीरे धीरे वो खुद करने लग जाता है और मास्टर उसको काम सौंप देता है कि भाई तू कर, अब आ गया तुझे। और वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में एक ऐसी तरह की सिचुएशन क्रिएट की जाती है जहाँ वो ट्रेनिंग लेता है। जैसे आप देखोगे आर्मी के अंदर, अब हर समय तो वार होती नहीं है, तो इसमें जो सेलेक्ट होते हैं कैंडिडेट्स, उनको हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है ग्राउंड में ले जाके, और वैसी सिचुएशन बना दी जाती है। और लटकने के लिए वहाँ पे देखोगे आप आयरन्स लगे होते हैं, नीचे पानी गड्ढे में भर दिया जाता है, लॉन्ग जंप कराया जाता है, क्योंकि वार के समय ऐसा आता है सिचुएशन, इस तरह से करना पड़ता है। तो ऐसी एक अलग से एरिया चुन के उनको दी जाती है और वो ऐसी मुसीबत दी जाती है जिससे कि वो जल्दी जल्दी सीखें। अब उनके लिए वार तो कराया नहीं जाएगा ट्रेनिंग देने के लिए, तो इसीलिए ये तरीका अपनाया जाता है। जैसे आप देखोगे पायलट्स को ट्रेन करने के लिए उनको, अगर आप देखो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग दी जाती है, वो मशीन में बैठ के और सिमुलेशन के थ्रू सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेथड के अंदर ये सब किया जाता है। अब देखते हैं मेथड क्या है। इट इज़ एक्टिविटी स्पेसिफिक, एक्टिविटी के हिसाब से इसको बनाया गया है मेथड को। फिर आता है डिफरेंट मेथड्स फॉर स्पेसिफिक टास्क, हर एक टास्क के लिए अलग अलग मेथड्स बनाए गए हैं, हर एक काम के लिए अलग तरीके का मेथड यूज किया जाता है। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ प्रोसीजर, हमेशा याद रखना प्रोसीजर का ही ये हिस्सा है। तो प्रोसीजर जब करा जाता है तो उसमें तरह तरह के मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये प्रोसीजर का एक हिस्सा है। इट इज़ वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, किसी भी काम को बेस्ट तरीके से करने के लिए मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसके अंदर पेनल्टी नहीं होती है, तो याद रहे मेथड के अंदर पेनल्टी नहीं लगाई जाती। अब आ जाता है, अब हम लोगों ने स्टैंडिंग प्लान्स पूरा डिस्कस कर दिया है। अब हम आ जाते हैं सिंगल यूज प्लान्स पे। सिंगल यूज प्लान्स क्या होते हैं, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि दो तरह के होते हैं, एक तो स्टैंडिंग और एक सिंगल प्लान्स। स्टैंडिंग जो है वो रिपीटेड प्लान होता है, बार बार हम रिपीट कर सकते हैं, और सिंगल यूज प्लान एक बार ही रिपीट होता है। मतलब एक बार हमने बना दिया तो उसको यूज करते हैं, फिर अगली बार फिर चेंज करना पड़ता है। ये है, कह रहा है दीज प्लान्स आर कनेक्टेड विद सम स्पेशल प्रॉब्लम्स आफ्टर हैविंग बीन यूज्ड वंस, देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ दीज प्लान्स इन फ्यूचर। एक बार इसको इस्तेमाल कर लिया तो इसको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई बदलना पड़ता है आपको प्लान। कह रहा है ये इस तरह के जो फीचर्स इसके क्या हैं कि दे आर डेवलप्ड फॉर वन टाइम ओनली, सिर्फ एक बार ही, एक बार के इस्तेमाल के लिए इसको बनाया जाता है। अच्छा, दूसरा है दे आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक सिचुएशन। अगर आप देखो ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए ही बनाए जाते हैं, दे आर नॉट एप्लीकेबल टू रिपीटिंग एक्टिविटी, ये रिपीट नहीं होते। तो कोई काम बार बार रिपीट करने वाला काम है उसके लिए ये नहीं बनाया जाता। एग्जाम्पल दो हैं, एक है प्रोग्राम और एक है बजट, जो हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। सबसे पहले आता है प्रोग्राम। आप देखो प्रोग्राम जो है ना, ये सिंगल यूज प्लान है। क्या है? सिंगल यूज प्लान। कैसे? डिटेल्ड स्टेटमेंट होता है, इसके अंदर बड़ा डिटेल में डिस्कशन किया जाता है। आप देखोगे आपके स्कूल में जैसे प्रोग्राम बनता है, जैसे मान लीजिए स्पोर्ट्स मीट रखी गई स्कूल में, तो जो भी इंचार्ज टीचर होता है, आपने देखा होगा बहुत ही डिटेल में वो लोग प्लान्स को बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तो हर एक स्टूडेंट को ड्यूटी लगाई जाती है। जैसे मान लीजिए कोई टीचर जो इंचार्ज है, तो उसके अंडर में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उसके क्लास के हो सकते हैं, या हो सकता है वो क्लास टीचर हो किसी क्लास का, तो अपने स्टूडेंट्स को अलग अलग काम देता है। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स को बोल दिया कि जब पेरेंट्स आएंगे तो आप उनको हैंडल करोगे, आप उनको बिठाओगे और गाइड करोगे। किसी के लिए ट्रैक बनाने के लिए ड्यूटी दे दी जाती है, किसी को गेट पे ड्यूटी दी जाती है, किसी को डिसिप्लिन मेंटेन करने की ड्यूटी दी जाती है। तो हर चीज़ को बड़ा डिटेल में किया जाता है। जैसे प्रोग्राम हो रहा होगा तो स्टेज का मेंटेनेंस करना, स्टेज में कोई प्रॉब्लम आती है तो कौन सा बच्चा उसके लिए रहेगा, और इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो कौन उसको टैकल करेगा, ये सब चीज़ें प्रोग्राम में डिसाइडेड होती है, इसीलिए इसको डिटेल्ड माना गया है। ठीक है। और दूसरा ये आउटलाइन, मतलब ये मैनेज करता है, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर भी यूज होता है, आप देखोगे पॉलिसी के अंदर भी यूज होता है, प्रोसीजर के अंदर भी, रूल्स, टास्क, तो ये हर जगह यूज होता है। फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज इसमें ज़रूरत पड़ते हैं। तो प्रोग्राम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, इसमें स्टूडेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी प्रोग्राम के अंदर। खास ध्यान रखना कि प्रोग्राम के अंदर ह्यूमन रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, क्लीननेस प्रोग्राम इन द ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन ने क्लीननेस प्रोग्राम बनाया, आपको याद होगा स्कूल्स ने भी क्लीननेस प्रोग्राम्स के अंदर
बच्चों को ड्यूटी लगाते हैं कि भाई क्लीननेस रखी जाए, पेड़ पौधे लगाते हैं कई बच्चे, और कईयों की ड्यूटी असाइन कर दी जाती है कि इस पर्टिकुलर एरिया की साफ़ सफाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरह से होते हैं, कई स्कूल्स ऐसे प्रोग्राम्स बनाते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टाइप्स में। डिज़ाइन फॉर डेफिनेट ऑब्जेक्टिव, ये डेफिनेट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाया गया होता है। फिर है डिज़ाइन फॉर इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, अपने जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको किस तरह से यूज़ किया जाए उसके लिए प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। एंड यूजफुल टू गाइड इन डे टू डे ऑपरेशंस, रोज़मर्रा के जो ऑपरेशंस हैं उसमें यूजफुल गाइड का काम करता है। तो प्रोग्राम यही है मेनली, अगर आप देखो डिटेल्ड इन स्टेटमेंट है और ये सब यूज़ इसमें किया जाता है। अब हम लास्ट करेंगे बजट। बजट में आप देखोगे, बजट क्या है, एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। बजट जो है ना हमेशा न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है, और ये एक डेफिनेट पीरियड के लिए होता है, हमेशा याद रखना है, ये एक डेफिनेट पीरियड के लिए होता है फ्यूचर में। एंड बजट्स आर ऑफ मेनी टाइप्स, बजट कई तरह के होते हैं, जैसे कैश बजट, सेल्स बजट एक्सेट्रा। तो इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है। जब भी आपको लगे कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया गया है और इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में, तो समझ जाना है कि ये बजट है। और कैश बजट है, सेल्स बजट है, इस तरह के बजट जो हैं बनाए जाते हैं। और एक बार बजट बनता है फिर अगले साल बजट को चेंज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि स्टैंडिंग, आपको याद है ना, ये स्टैंडिंग प्लान नहीं है। तो इसीलिए इसमें एक बार बन गया तो अगले साल आपको फिर से इसमें चेंजेस लाने होंगे, चेंज करना पड़ेगा टोटली। अच्छा, इसके फीचर्स क्या हैं, अगर आप देखो, मॉनिटर एंड कॉस्ट, मॉनिटर द कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चा है, लागत है और एक्सपेंडिचर है जो हम इन्वेस्ट करेंगे किसी चीज़ में, उसको मॉनिटर करने के लिए बनाया जाता है। तो बजट में आप देखोगे कितना खर्चा आएगा, ये बजट बनाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से भी, कंपनियों की तरफ से भी, बेस्ड ऑन पास्ट फिगर्स एंड पॉसिबिलिटीज़। हमेशा ये पास्ट फिगर्स को ध्यान में रख के बनाया जाता है, पहले के जो फिगर्स होते हैं ना उसको बहुत ही ध्यान में रख के इसको बनाया जाता है। कभी भी बजट बनाने के लिए हम पीछे के जो हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं उसको बड़ा ध्यान में रख के ही बनाया जा सकता है। प्रिपेयर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में इसको प्रिपेयर किया जाता है। और ये एक पीरियोडिक स्पेसिफिक है, पीरियड स्पेसिफिक है, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही बनाया जाता है बजट। तो ये था। अब ये दोनों तरह के आपको पढ़ लेने हैं, डिफरेंस में इन्हीं को यूज़ कर लेना है जो हमने पढ़ा है, तो आसान हो जाएगा। और कभी भी इनके टर्म्स को याद रखो, जो स्पेसिफिक हमने हाईलाइट करके मैंने हर एक वीडियो में इसमें जो दिखाया है मैंने, इसको बहुत यूज़ कर सकते हो आप। और जितने फीचर्स हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने में, टाइप्स ऑफ प्लान्स को। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा टॉपिक। थैंक्स फॉर लिसनिंग। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू शेयर इट एंड लाइक इट। और आपको लगता है कि ये आपके फ्रेंड्स को यूज़फुल है तो आप उनको ज़रूर शेयर कीजिए।